गांधी जी के आने के बाद से भारतीय क्रांति संग्राम में तेज बदलाव शुरू हो गए थे। लोग एकजुट हो रहे थे। आजादी के लिए अब तक खूनी संघर्ष तो बहुत हुए थे, लेकिन अब देश अहिंसावादी संघर्ष के लिए एक हो रहा था। 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए। 1916 में चंपारण सत्याग्रह, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद मिल वर्करों के हित में, 1919 में रॉल्ट एक्ट के विरोध में। इसी तरह सत्याग्रह और आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो गया था। 1920 के आते आते देश की बड़ी आबादी गांधी जी से प्रभावित थी। हर बच्चा गांधी बनने के ख्वाब देखता था और हर बड़ा गांधी के साथ चलने का। तारीख आई 4 सितंबर 1920। कलकत्ता में कांग्रेस की विशेष मीटिंग बुलाई गई। हालांकि वार्षिक अधिवेशन तो हर साल की तरह दिसंबर में होना था, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर सितंबर में सब लोग इकट्ठा हुए। गांधी जी के पास इस बार जो रणनीति थी, उससे क्रांति की वो ज्वाला जलने वाली थी जिसकी गर्मी लंदन के तख्त तक पहुंची। गांधी जी ने अपने संबोधन में जिस योजना का जिक्र किया, उसका उद्देश्य था फ्रीडम विद इन अ ईयर। ये योजना थी असहयोग आंदोलन की। गांधी जी का मानना था कि अगर इस योजना को सही अपनाया गया तो 1 साल में भारत से अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि हम लोग अंग्रेजों की बनाई वस्तुएं ही इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा भी हम उनका ही पहनते हैं। इसीलिए आज से सब स्वयं कपड़ा बनाएंगे। हर कोई खादी से कपड़ा बनाना सीखेगा। अंग्रेजी सरकार से हर प्रकार के आदान प्रदान को खत्म करना होगा। इस बात का असर ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों ने अपने बस्ते उठाकर फेंक दिए। सरकारी मुलाजिमों के इस्तीफों से दफ्तर भर गए। वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिया, अफसरों ने दफ्तर छोड़ दिए, खरीदारों ने खरीदारी छोड़ दी। गांधी जी की आवाज पर सब कुछ छोड़ देने वाले इन्हीं लाखों लोगों में से एक थे मेरठ के प्यारेलाल शर्मा। मेरठ कचहरी में अपनी वकालत को पल भर सोचे बगैर छोड़ दिया। प्यारेलाल शर्मा यूं तो मथुरा में जन्मे थे, लेकिन उनकी कार्यभूमि मेरठ थी। मेरठ के बड़े वकीलों में उनका नाम आता था। मेरठ शहर के लोग प्यारेलाल शर्मा जी का काफी आदर करते थे। इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि मेरठ में आज इनके नाम का अस्पताल, इनके नाम की सड़क और स्मारक मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में कहानी एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जो किताबों में कहीं गुम हो गए। आज कहानी मेरठ के प्यारेलाल शर्मा जी की। उनके बारे में मशहूर है कि वो पुराने शहर में रहते थे। पुराने शहर इसको समझ लें, एक इलाका है, ये बाबा खाके से लेके लाला के बाजार के बीच के 2-4 मोहल्ले हैं। यहाँ कहीं उनका मकान था पुराना, और यहाँ से वो आते थे, बुढ़ाना गेट तक पैदल आते थे, क्यों गलियाँ तंग थी। यहाँ आके वो तांगा लेते थे। तांगे का किराया उस वक्त एक आना या 6 पैसे हुआ करता था, लेकिन उनकी आदत थी कि वो कचहरी पहुँचते थे और 1 रुपया तांगे वाले को देते थे। तांगे वाला कहता था, हुजूर मेरे पास तो छूटा नहीं है। तो वो कहते थे, मेरे पास भी छूटा नहीं है भैया, यही है, तू ले जा। और वो ये काम जान के करते थे। आजादी के आंदोलन में मेरठ के योगदान की मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। 1857 में क्रांति की पहली आवाज मेरठ की जमीन से उठी, जो पूरे देश में फैल गई। इसकी गूंज इतनी थी कि लंदन तक सुनाई पड़ी और भारत में कंपनी शासन हटा के ब्रिटिश शासन लगाना पड़ा। इस क्रांति के बाद देश में आजाद होने की फिक्र पैदा हो गई थी। 20वीं सदी के आरंभ से ही ये सरगर्मियां और भी बढ़ गईं। साल 1915 में जब गांधी जी वापस भारत आए तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया दौर शुरू हुआ। 1920 के बाद एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका मुख्य कारण था गांधी जी के प्रति और गांधी जी के रचनात्मक प्रोग्राम, और जो गांधी जी ने स्वराज विद इन अ ईयर का वादा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब सारे देश में लोगों ने अपने अपने स्तर से करना शुरू किया।
तो निश्चित रूप से मेरठ भी इससे अछूता नहीं रह सकता था। और विशेष रूप से 1857 के बाद से तो मेरठ राजनीतिक रूप से और स्वतंत्रता के प्रति जो भावना थी, मेरठ में ज़्यादा प्रबलता से देखने को मिल रही थी। तो यहाँ की जो एलीट क्लास थी, एलीट क्लास मतलब जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से, मैंने 3 बातें बताई, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सबल थे। ये लोग राजनीति में विशेष रूप से गांधी जी के प्रति आकर्षित हुए। इसमें 3-4 नाम, वैसे नाम बहुत हैं लेकिन 3-4 नाम जो प्रोमिनेंटली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है चौधरी रघुवीर नारायण सिंह का, जो असौड़े के उनके रहने वाले थे। और मेरठ कमिश्नरी में उस वक्त तो 5 जिले थे मेरठ कमिश्नरी में, उनसे बड़ा कोई जमींदार नहीं था। यानी जमींदार थे तो उनके पास जो कुछ था खोने के लिए था, पाने के लिए नहीं था। लेकिन गांधी जी के आह्वान पे वो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। प्यारीलाल शर्मा एक मेरठ के बहुत, जिसको कहना चाहिए कि जानी मानी हस्ती थे, बहुत बड़े वकील मेरठ के वो थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस उनकी थी। मैंने एक और बड़ा नाम आता है उस वक्त मेरठ में जो लोग गांधी जी के प्रति आकर्षित हुए थे, उसमें सर सीताराम का नाम आता है। तो जिस वक्त 1920 में गांधी जी के प्रोग्राम को उन्होंने अडॉप्ट किया, उस वक्त उनके पास सर का तो खिताब नहीं था। मेरठ के वो पुरानी हस्ती थे। मेरठ में पुरानी जगह है पत्थरवाला। पत्थरवाला मेरठ के बहुत बड़े जो उस वक्त पैसे वाले लोग थे, सेठ लोग थे, तो वो भी उसी एक परिवार में से। वो भी फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी के कॉल पे वो आए, लेकिन बाद में वो रेजिस्ट नहीं कर पाए और वो उन्होंने कांग्रेस से अलग होके अंग्रेजों के एक तरह से पिट्ठू बन गए। असहयोग आंदोलन की लहर तो काफी मजबूत चली। अंग्रेज सरकार पर काफी दबाव पड़ने लगा। जैसा कि अंदाजा था, ये बात क्राउन तक भी पहुंची। लेकिन 1922 के चौरा चौरी कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके साथ ही फ्रीडम विद इन अ ईयर का सपना भी धुंधला हो गया। लेकिन अभी सिर्फ एक आंदोलन खत्म हुआ था, आजादी की लड़ाई जारी थी। इसके लिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों समेत गांधी जी और उनके सहयोगी मेहनत करते रहे। जेल आना जाना लगा रहा। गांधी जी ने डांडी मार्च किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ, अखबार छपे, नारेबाजियां हुई और हर मुमकिन कोशिश होती रही जिससे क्रांति की ज्वाला जली रहे। कदम कदम करके भारत अपनी आजादी हासिल करने की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार साल 1935 आ गया और ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने शासन का सबसे लंबा एक्ट पेश किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट में 473 खंड और 16 अनुसूचियां थीं, जिसकी संपूर्ण रिपोर्ट 4000 पन्नों की थी। और यह एक्ट महत्वपूर्ण इस लिहाज से था कि इसने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया था। अब कई स्तरों पर भारतीय अपना नेता चुन सकते थे। नए फेडरेशन सिस्टम के अलावा 1935 गवर्नमेंट एक्ट बुनियाद बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी एक्ट द्वारा 1937 में हुई और इसी एक्ट से बर्मा भारत से अलग हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्यारेलाल जी के विषय में कही जा सकती है वो ये है, 1937 का जो इलेक्शन है ये बड़ा घटनापूर्ण इलेक्शन था।
क्योंकि 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, कि हर प्रांत में चुनी हुई सरकारें बनाई जाएंगी। तो उस वक्त जो उत्तर प्रदेश है, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा एंड अवध, तो ये कहलाता था। तो 35 का जो इलेक्शन था, इसमें असेंबली के लिए, लखनऊ की असेंबली के लिए प्यारेलाल शर्मा इलेक्शन लड़े थे। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। और ताज्जुब की बात यह है, या रोचक बात यह है, कि सर सीताराम जो पहले सर नहीं थे, धीरे धीरे वो लालच कह लें या जो भी सत्ता का लोभ कह लें, कुछ कह लें, वो अंग्रेजों के भक्त होते चले गए। उस वक्त एक नारा लगता था, टूडी बच्चा, टूडी बच्चा। जो नारे लगते थे, टूडी बच्चा हाय हाय, और इसे टूडी बच्चा कहा जाता था उन लोगों को जो अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए थे। तो सर सीताराम 1920 में या 20 में तो गांधी जी के प्रति आकर्षित हुए, लेकिन जो उनको अंग्रेजों ने जो भी लालच दिए जो है, वो बदल गए। और ताज्जुब की बात यह है, आश्चर्य की बात यह है कि प्यारेलाल शर्मा के अगेंस्ट उन्होंने सरकारी जो था, सरकारी पक्ष के तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए थे, अंग्रेजों की तरफ से जो उतारे गए थे, वो भी इलेक्शन लड़े। तो ये इलेक्शन था 1937 में, और बहुत रोचक ही इलेक्शन था। रोचक इन द सेंस के एक दूसरे के ऊपर जैसे आज भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उस वक्त भी लगे थे। पर्चेबाजी खूब होती थी। मेरे पास कुछ ओरिजिनल पर्चे हैं उस वक्त के, जो इलेक्शन में, और जो भी एक दूसरे के ऊपर आरोप कांग्रेस की तरफ से तो नहीं लगते थे, लेकिन ये दुष्प्रचार जो सर सीताराम की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से हो रहा था, वो सारे पर्चे निकलते थे। और फॉर्चुनेटली मैं अपना कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था, तो वो मुझे फाइल मिल गई थी, सर सीताराम पेपर्स, नेशनल आर्काइव्स में, वहाँ से मैं ले आया था, वो है मेरे पास। तो इनके खिलाफ तो नारे लगते थे, टोडी बच्चे। सर प्यारेलाल शर्मा को कन्वेंसिंग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी मेरठ आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी उनकी कन्वेंसिंग की थी, भाषण दिया था, और काफ़ी अच्छे मार्जिन से प्यारेलाल शर्मा ने सर सीताराम को हराया था इस इलेक्शन। और उस वक्त जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग जो भारत में इस तरह के पहले चुनाव थे। यूपी विधानमंडल में 52 चुने हुए और 6 या 8 मनोनीत सदस्यों की एक विधान परिषद और 228 चुने हुए सदस्यों की एक विधानसभा थी। वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया, और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कांग्रेस की जहाँ जिन प्रांतों में सरकारें बनी थी, वो सब त्यागपत्र दे दिए थे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस ने कहा था कि ये हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, युद्ध में हम हिंदुस्तान को नहीं घसीटना चाहते, तो उसके विरोध में कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में 133 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इससे न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि भारतीयों को भी अपनी ताकत का एहसास हो गया था। 1937 में बनी सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन 2 ही साल में ये सरकार गिर गई।
जहां एक और द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक आपदा था, वहीं भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें एक अवसर देखा। यही सही समय था ब्रिटेन सरकार पर दबाव डाला जाए भारत छोड़ने का। इसलिए भले ही सरकार गिर गई थी, लेकिन आंदोलनों ने और रफ्तार पकड़ ली थी। सबको यह एहसास होने लगा था कि अब आजादी करीब ही है। एक बड़ी और भारी चोट करनी है ब्रिटिश सरकार पर और हमें आजादी मिल जाएगी। इसी सिलसिले में क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू होना था। लेकिन एक साल पहले यानी 1941 में ही प्यारेलाल शर्मा जी इस दुनिया से प्रवास कर गए। सारी जिंदगी आजादी के लिए जद्दोजहद की, लेकिन अपनी मेहनत का फल देखने से पहले उम्र का साथ छूट गया। कई बार वक्त की पत्थर दिल तासीर देखकर अफसोस होता है। तो 42 के मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन के मूवमेंट से ठीक पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मेरठ के लोगों के ऊपर उनका जो प्रभाव था वो इतना था कि बहुत ही, जिसको कहते हैं लोकप्रिय और सर्वप्रिय नेताओं की उनकी छवि थी। भव्य व्यक्तित्व था, प्रोमिनेंट वकील यहाँ के थे, और गांधी जी, नेहरू और ये सरदार पटेल इनके कॉन्फिडेंस के व्यक्ति थे। तो 41 में जब उनकी मृत्यु हुई तो काफी शहर के अंदर शोक का वातावरण हो गया था। और उनका जो इमेज थी, प्यारेलाल शर्मा, जो ये मेरठ का जो सिविल हॉस्पिटल है पुराने शहर में, ये रखा गया। तो आज़ादी के बाद उसका सिविल हॉस्पिटल का नाम बदल के मेरठ के लोगों की इच्छा थी वो प्यारेलाल शर्मा अस्पताल बनाया गया। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो अपने शरीर को त्याग देती हैं, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहती हैं, क्योंकि विचार नहीं मरा करते, क्रांति नहीं मरा करती, परंपरा नहीं मरा करती। प्यारेलाल शर्मा स्मारक का जो ट्रस्ट था वो बाद में कांग्रेस को दे दिया गया, और कांग्रेस के अंदर और उस ट्रस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने अपने या अपनी कम्युनिटी या उसके स्वार्थ के लिए, जो इसका पूरा फ्रंट था, सड़क पे मुंह, पहले आप जाते थे, अब तो बच्चों आपको नहीं पता, हमने तो बचपन से देखा है, वो जो सड़क है ईस्ट से लेके बच्चा पार्क के तरफ, मूलचंद शरबती देवी, तो ये जितना फ्रंटेज है, ये पूरा का पूरा फ्रंटेज करीब ये 700-800 गज का फ्रंटेज था, ये मीटर का। और उसमें भव्य बहुत बड़ा उसका स्टैचू, सफेद स्टैचू पूरा था, पीछे वो बिल्डिंग थी। अभी लोग ने वो दे दिया, वो जो भी इनके जो भी अंदर की बात रही होगी, अब वो दिखाई भी नहीं देता। स्टैचू फिर बाद में थोड़ा और छोटा पीछे को अंदर, वो तो अब अंदर अब किसी को दिखाई नहीं देता, वो तो अब तो सड़क पर कोई दिखाई नहीं देता, अंदर होता रहता है वो, तो है वो, मतलब बर्बादी कर दिया। उसके बाद की जो महत्वपूर्ण घटना जो प्यारेलाल जी के नाम से जोड़ी जा सकती है कि लोगों को इतना स्नेह लोग उनको करते थे कि 1946 में देश की आज़ादी से ठीक पहले, देश आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, उससे 6-7 महीने पहले कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन है वो मेरठ में हुआ था। मतलब गुलाम भारत का आखिरी जो सेशन था वो मेरठ में ही हुआ, जो आज का विक्टोरिया पार्क है, देखा होगा। विक्टोरिया पार्क के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और
तूरिया पार्क के सामने एक जगह है जिसको शर्मा नगर कहते हैं। ये शर्मा नगर का नाम पूरा प्यारेलाल शर्मा नगर था। उनकी जब ये कांग्रेस का सेशन, तो यहाँ पे जो कांग्रेस के डेलीगेट्स आए गए थे, यहाँ पे सब तंबू लगाए गए थे, पहले मैदान था ये, और उन तंबुओं में कांग्रेस के जो डेलीगेट्स थे उनकी रहने की व्यवस्था की गई थी, और इसका नाम रखा गया था प्यारेलाल शर्मा नगर, जो आज लोग प्यारेलाल का जी का तो नाम भूल गए, लेकिन शर्मा नगर आज भी कहलाता है। प्यारेलाल शर्मा जी न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश की ही धरोहर हैं। अक्सर जब पीएल शर्मा रोड से गुजरता था या पीएल शर्मा हॉस्पिटल को देखता था तो मन में बड़ी जिज्ञासा होती थी कि कौन है पीएल शर्मा। आसपास लोगों से पूछा तो कोई खास जानकारी नहीं मिली। इंटरनेट देखा तो बहुत संक्षिप्त मालूमात थी। एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से मेरठ जाना गया, आज मेरठ उन्हीं को भूल गया है। इस वीडियो के लिए जानकारी उपलब्ध कराने और अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए स्टूडियो धर्मा की टीम श्री के.डी. शर्मा सर के आभारी हैं। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आपकी क्या राय है वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आप तक लाते रहेंगे इसी तरह की वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।